हे गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो एक बार फिर से मैं रामतीर्थ भारती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद मी में। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है उसमें हम आपको समझाएंगे कि आंशिक बनाम सामान्य संतुलन विश्लेषण। कहने का तात्पर्य यह है कि आंशिक संतुलन और सामान्य संतुलन में क्या है, इसका विश्लेषण करेंगे। उसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्ति वक्र जो होता है उसके अंतर्गत हम पूर्ति वक्र के बारे में समझाएंगे। पूर्ति क्या होती है और इस पर किस किस का प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। तो फ्रेंड, चलिए आज की क्लास को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। साथियों, आंशिक बनाम सामान्य संतुलन। कीमत निर्धारण के संबंध में दो प्रमुख परंपराएं रही हैं। एक परंपरा प्रसिद्ध अंग्रेजी अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल द्वारा स्थापित की गई, जिसे आंशिक संतुलन के नाम से जाना जाता है। यह दृष्टिकोण अपनाया था। दूसरी जो परंपरा थी उसे हम सामान्य संतुलन के नाम से जानते हैं। कीमत निर्धारण के आंशिक संतुलन विश्लेषण में अन्य वस्तुओं की कीमत को स्थिर रखते हुए विभिन्न वस्तुओं को परस्पर निर्भर न मानते हुए हम कीमत निर्धारण की व्याख्या करते हैं। कहने का मतलब ये है, जब हम आंशिक संतुलन विश्लेषण के अंतर्गत किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण करते हैं तो इस पर किसी दूसरी वस्तु का प्रभाव नहीं पड़ता या दूसरी वस्तु की कीमत का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी को क्या कहते हैं, हम आंशिक संतुलन विश्लेषण कहते हैं। इसे और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। कीमत निर्धारण के आंशिक संतुलन विश्लेषण की व्याख्या में एक वस्तु के लिए मांग फलन, जिसको मांग वक्र भी कहते हैं, इस मान्यता पर खींचा जाता है कि अन्य वस्तु की कीमतें, रुचियां, उपभोक्ताओं की आय स्थिर रहती है। उनकी ना तो रुचियाँ चेंज होंगी, ना वस्तु की कीमतें चेंज होंगी, और उपभोक्ता की जो आय है वो भी चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि आय भी स्थिर रहेगी, रुचियाँ और कीमतें भी स्थिर रहेंगी। इसी प्रकार एक वस्तु की पूर्ति वक्र का निर्माण इस मान्यता पर किया जाता है कि अन्य वस्तु की कीमतें, उत्पादन के साधनों की कीमतें तथा उत्पादन फलन अपरिवर्तित रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी वस्तु की पूर्ति वक्र का निर्माण करते हैं तो अन्य वस्तु की कीमतें, उत्पादन के साधनों की कीमतें तथा उत्पादन के फलन अपरिवर्तित रहते हैं। उनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। जो रेशियो पहले था वही रेशियो अब यूज करेंगे। तो मार्शल का आंशिक संतुलन विश्लेषण अन्य वस्तुओं की कीमतों, संसाधनों की कीमतों इत्यादि को अपरिवर्तित मानते हुए किसी एक वस्तु की कीमत निर्धारण को मांग तथा पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेद से व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। स्थिति के यथावत रहने की मान्यता के दिए होने पर एक वस्तु की कीमत निर्धारण की व्याख्या अन्य सभी वस्तुओं की कीमतों से स्वतंत्र रूप से करता है। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की कीमत पर प्रभाव नहीं डालती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। इस प्रकार आंशिक विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन शेष क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है तो दूसरे क्षेत्र में उस परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः आंशिक संतुलन विश्लेषण में यदि एक वस्तु की कीमत परिवर्तित होती है तो ये अन्य वस्तु की मांग को प्रभावित नहीं करेगी। अगर किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, वो ज़्यादा होती है, कम होती है, तो दूसरी वस्तु की कीमत है या मांग है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। साथियों, अब देख लेते हैं सामान्य संतुलन विश्लेषण। जैसे किसने दिया था, वालरस ने दिया था, मैं आपको बता चुका हूँ। जिस प्रकार आंशिक संतुलन में बताया गया है कि एक वस्तु की कीमत दूसरी अगर परिवर्तित की जाती है या किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, इसका प्रभाव बाकी वस्तु या क्षेत्र पर नहीं पड़ता है। जबकि सामान्य संतुलन विश्लेषण में एक वस्तु की कीमत परिवर्तन का प्रभाव अन्य वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है या अन्य वस्तुओं पर भी पड़ता है। सामान्य संतुलन विश्लेषण समस्त वस्तुओं तथा साधनों की कीमतों के निर्धारण की पारस्परिक तथा एक साथ व्याख्या करता है। साथियों, यह कहने का मतलब क्या है कि जैसे आंशिक संतुलन था उसमें किसी वस्तु की अगर हम कीमत चेंज कर रहे हैं, किसी वस्तु की कीमत को घटा या बढ़ा रहे हैं, तो उसका जो प्रभाव था वो दूसरी वस्तु पर नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, सामान्य संतुलन में अगर हम किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इसका जो प्रभाव है वो सभी वस्तुओं पर पड़ेगा। तो साथियों, यहाँ कहने का मतलब ये है
कि साधनों की कीमतों के निर्धारण की पारस्परिक तथा एक साथ व्याख्या करता है। ये नियम सामान्य संतुलन का जो नियम है या विश्लेषण है वो समस्त वस्तुओं तथा साधनों की कीमतों के निर्धारण की पारस्परिक तथा एक साथ व्याख्या करता है। किसी वस्तु अथवा साधन की मांग या पूर्ति में परिवर्तन सभी वस्तुओं तथा साधनों की कीमतों में परिवर्तन करेगा। परिणाम स्वरूप विभिन्न वस्तुओं तथा साधनों की मांग पूर्ति तथा कीमतों में तब एक समायोजन पुनः समायोजन आरंभ होगा जब तक कि नवीन समान संतुलन स्थापित नहीं हो जाता। अन्य वस्तुओं तथा साधनों की कीमतों तथा मात्राओं के बीच अंतर संबंध तथा पारस्परिक निर्भरता की व्याख्या करता है। तो अंततः सभी वस्तुओं तथा साधनों की सापेक्ष कीमतों के निर्धारण वे अनुपात जिसमें विभिन्न वस्तुओं उत्पादित की जाती हैं तथा विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए विभिन्न साधनों के किन अनुपातों का प्रयोग किया जाता है की व्याख्या करना सामान्य संतुलन विश्लेषण का सार है। साथियों, कहने का मतलब ये है कि यहाँ जब किसी वस्तु का हम मूल्य चेंज करेंगे या उसकी पूर्ति में मांग में कोई डिफरेंस करेंगे, उसमें कोई अंतर करेंगे, कोई भी चेंज करेंगे तो उसका जो असर होगा, उसका जो प्रभाव होगा वो समस्त वस्तुओं पर पड़ता है। सामान्य संतुलन के अंतर्गत हम सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण एक साथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्ति वक्र। फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं हम पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे लॉ ऑफ डिमांड होता है वैसे लॉ ऑफ सप्लाई भी होती है। तो फ्रेंड्स, पूर्ति का नियम, पूर्ति शब्द का तात्पर्य है एक वस्तु की वे विभिन्न मात्राएं जिन्हें दी हुई समय की एक निश्चित अवधि में उत्पादक विभिन्न कीमतों पर बेचने को तैयार होता है। या पर और लगा लेना साथियों, पर बेचने को तैयार होते हैं। मांग की तरह पूर्ति भी हमेशा किसी निश्चित कीमत पर होती है और समय की किसी निश्चित अवधि से संबंध रखती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे मांग के नियम में समय और एक अवधि का असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार पूर्ति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। परंतु मांग के विपरीत कीमत और पूर्ति का एक दूसरे से सीधा संबंध होता है। जैसे कि मांग में कीमत और जो मात्रा थी उसमें विपरीत संबंध था, लेकिन यह सीधा संबंध होता है। जितनी कम कीमत होगी पूर्ति भी उतनी कम होगी और कीमत जितनी अधिक होगी पूर्ति भी उतनी ही अधिक होगी। यह तालिका में दिखाया गया है, जब कीमत 1 रुपया होती है तो जो पूर्ति होती है वो 100 किलोग्राम होती है, और जब कीमत 5 रुपये होती है तो जो पूर्ति 500 किलोग्राम होती है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि पूर्ति का नियम क्या होता है। आइए देख लेते हैं इसके कुछ अपवाद होते हैं। फ्रेंड्स, अपवाद देख लेते हैं कि ये कहाँ काम, इसका जो नियम है, पूर्ति का जो नियम है वो कहाँ काम नहीं करता है। पूर्ति के नियम के कुछ अपवाद भी हैं जिनके कारण कीमत गिरने पर पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने पर पूर्ति कम हो जाती है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रथम, जब ये आशा हो कि कीमतें बहुत गिर जाएंगी तो विक्रेता अपना स्टॉक खत्म करने के लिए अधिक मात्रा बेचेंगे। यह क्या हुआ, कीमतें तो गिर रही हैं, मतलब कम कीमत पर अधिक चीज़ें बिक रही हैं, तो क्या हुआ, तो पूर्ति का नियम वो क्या कहता है कि जितनी कीमत होगी उतनी पूर्ति होगी, लेकिन ये उसके उल्टा हो गया। नंबर 2, दीर्घकाल में पूर्ति लागतों में परिवर्तनों से प्रभावित होती है और लागतें प्रौद्योगिकी में परिवर्तन से प्रभावित होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब दीर्घकाल आता है या दीर्घकाल में किसी भी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, फ्रेंड्स, एक होता है अल्पकाल, एक होता है दीर्घकाल। दीर्घकाल का मतलब होता है बहुत लंबा समय। तो जब किसी दीर्घकाल में किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो क्या होता है कि लागतों में परिवर्तन आता है, और जो लागतों में परिवर्तन आता है वो प्रौद्योगिकी की वजह से आता है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। जब मान लो पहले किसी चीज़ को बनाते थे हम तो केवल श्रम का यूज करते थे, आज उस श्रम की जगह किसने ले लिया, टेक्नोलॉजी ने। उसकी जगह क्या आ गई, मशीनें आ गई हैं। तो आज के ज़माने में क्या है कि पहले जो चीज़ें महंगी बनती थी वो अब सस्ती बनने लगी। तृतीय, आदतों, रुचियों, फैशनों और मौसम में परिवर्तन तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हलचलों से भी वस्तुओं की पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि पूर्ति क्या होती है और इसके नियम के अपवाद क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें पूर्ति की जो लोच होती है, जैसे मांग की लोच होती है वैसे ही पूर्ति की लोच होती है, उसको हम कंटिन्यू कराएंगे।
और आपको समझाएंगे कि पूर्ति ग्लोज क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और जो साथी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी क्लास देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।